हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स के कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ लिया था और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड भी देख लिए थे। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड देखा था, ठीक है। हाइड्रोजन का आयतन आया था तो उसको अपन ने द्रव्यमान में कन्वर्ट कर लिया था। सेकेंड नंबर 3 मेथड से देखा था। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हो तो मल्टीप्लाई बाई 1 करना है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हो तो मल्टीप्लाई बाई 8 करना है और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हो तो 35.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बात। चलिए आज आगे अपन एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के वगैरह के मेथड देखते हैं। मैं हर बार कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ही लगाने वाला हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ही करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से ही अपन डील करने वाले हैं। यदि किसी यौगिक में 28% नाइट्रोजन एवं 72% धातु है, भारा अनुसार, मतलब द्रव्यमान के अनुसार। यदि धातु के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 2 परमाणु से सहयोग करते हैं तो धातु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, धातु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बना जैसे, ठीक है। दो कैसे टैकल करें। एक बात सोचो, किसी यौगिक में 28% नाइट्रोजन है और 72% क्या है, धातु है। तो इसका मतलब एक काम करो, यौगिक का 100 ग्राम ले लो आप, यौगिक का 100 ग्राम ले लो। तो इसमें बताओ नाइट्रोजन कितने होंगे, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 28 ग्राम। धातु कितना होगा, 72 ग्राम। इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 2। ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए। अपन को मालूम है नाइट्रोजन के 2 परमाणु धातु के 3 परमाणु से सहयोग करते हैं। तो 28 ग्राम में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, इसका मतलब इसके 3 परमाणु होने चाहिए, तभी तो ये बात सटीक बैठेगी। बोलो, नाइट्रोजन के 2 परमाणु धातु के 3 परमाणु से सहयोग करते हैं तो 28 ग्राम में 2 परमाणु है। तो ये 2 परमाणु कितने से सहयोग कर रहा है, 3 परमाणु से, और 3 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 72। तो 3 परमाणु का द्रव्यमान 72 है। तो इसका मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान 24। तो धातु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई 3। आ रही बात समझ में। ये इस टाइप से पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम देखते जाना है आपको। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, 1 ग्राम MCl2 की आदिक्य AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवा के, आदिक्य AgNO3 से अभिक्रिया करवा के सभी Cl परमाणुओं को 1.2 ग्राम AgCl में परिवर्तित किया जाता है। तो धातु का परमाणु भार ज्ञात करो। धातु M का परमाणु भार ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको करना है काम। कैसे करें, एक बात कंफर्म है, ये MCl2 था, इसकी एक्सेस आदिक्य AgNO3 के साथ करवाई रिएक्शन, तो ये AgCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा और इसके सारे क्लोरीन परमाणु जो है वो किस में आ गए, AgCl में आ गए। यही बात हुई।
मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इक्विवेलेंस ऑफ MCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ AgCl होगा? बोलो। ठीक है, अब सुने बात को, सुनना बात को। बार बटा तुल्यांकी बार, धातु का तुल्यांकी बार मैंने x मान लिया, क्लोरीन का 35.5 होता ही है 1.2, ठीक है, डिवाइड बाई AgCl का 143.5 होगा ही होगा, होगा? बोलो। ये हो गया 143.5 1.2x प्लस 35.5 इंटू 1.2 आएगा ये, बोलो। अगर ये आएगा तो इसको आप सोल्व करें, इसको आप सोल्व कर ले, कितना बनने वाला है? सोल्व करें भैया, 35.5 को सोल्व करो आप। कितना बनेगा? 42.6 बन जाएगा ये। तो x बराबर x बराबर आ जाएगा 84। x बराबर कितना आ जाएगा? 84। अगर x बराबर 84 आ गया तो धातु M का परमाणु भार, ये तुल्यांकी भार आया, धातु M का तुल्यांकी भार जो है वो कितना आया? 84। मेरे को मालूम है इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, Cl के ऊपर -1, तभी ऐसा बना है। तो इसका मतलब परमाणु भार क्या होगा? तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटा n फैक्टर, परमाणु भार बटा n फैक्टर। n फैक्टर कितना है? 2। तो परमाणु भार कितना आ जाएगा इसका? परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार इंटू 2, और वो कितना हो जाएगा? 168। समझ में आया कुछ के नहीं आया? मैंने क्या इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाया, इक्विवेलेंस बराबर कर दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है बात, बोलो। चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, वन ग्राम धातु क्लोराइड में 0.835 ग्राम क्लोरीन है तथा धातु क्लोराइड का वाष्प घनत्व 85 है, तो धातु का परमाणु भार एवं तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, मैंने मान लिया धातु था M और उसके ऊपर चार्ज था X, Cl के ऊपर चार्ज होता -1, तो धातु तो हो जाएगा MClX, यही बात। तो धातु का तुल्यांकी भार तो आ जाएगा। तुल्यांकी भार कैसा आएगा? सबसे पहले तुल्यांकी भार बराबर धातु का द्रव्यमान, 1 ग्राम में से ये हटा दो, 1 - 0.835 कर दो धातु का द्रव्यमान, बट्टा किसका द्रव्यमान आ गया? क्लोरीन का, इंटू 35.5, ये आ जाएगा तुल्यांकी भार। बोलो, आ जाएगा तुल्यांकी भार। इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व कर ले तुल्यांकी भार को, ये सोल्व करने पर 7 के आसपास आने वाला है। तुल्यांकी भार आ गया 7। ठीक है, अब अपन को धातु क्लोराइड MClX का अणुभार दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा अणुभार 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है, बात कर चुके हैं मूल में, तो 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है, तो 85 इज इक्वल टू कितना होगा? 170। क्या होगा? 170। तो मॉलिक्यूलर वेट होगा 170। अब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। आपको मालूम है तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटा उसका n फैक्टर, और n फैक्टर कितना माना? x, तुल्यांकी भार है 7, तो परमाणु भार हो गया 7x प्लस x इंटू 35.5 इज इक्वल टू कितना? 170।
42.5 x इज इक्वल टू 170, तो x बराबर 4। संयोजकता कितनी आ गई? 4। परमाणु भार पूछा है मेरे से, तो परमाणु भार है 7x, x बराबर कितना है 4, तो 7 इंटू 4 कितना? 28। परमाणु भार कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, परमाणु भार कितना आ जाएगा? 28। ठीक है बात, 7 इंटू 4 और किसके बराबर आ गया? 28 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत? इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और देखो ये क्वेश्चन ड्यू लॉ पेटिट लॉ करके अब बता रहा हूं, ये परमाणु भार ज्ञात करने के क्वेश्चन हो गए। देख लो, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, आपको जो डेटा दे रखा है उसका यूज करना आना चाहिए। अब यहीं पे अगर सपोज करो ऑक्साइड दे देता, बोलता इतना ऑक्सीजन है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देता, धातु का भार बटा ऑक्सीजन का भार इंटू 8, फिर वापस सेम मेथड चल जाता। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक तत्व के क्लोराइड में, एक तत्व के क्लोराइड में क्लोराइड में 50% क्लोरीन है। एक तत्व के क्लोराइड में 50% क्या है? क्लोरीन है। यदि तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.056 कैलोरी पर ग्राम है, तो तत्व का परमाणु भार एवं संयोजकता ज्ञात करो। संयोजकता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है अपन को, कर ले इसको। कैसे करेंगे? जब भी विशिष्ट ऊष्मा वगैरह दे रखा है तो एक ड्यू लॉग पेटिट लॉ लगता है। ड्यू लॉग पेटिट नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है किसी तत्व का परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल, परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल लगभग 6.4 होता है। कितना होता है? लगभग 6.4 होता है। तो यहां से लगभग परमाणु भार जो होगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा, क्यों? आगे भी तो लगभग लिखा हुआ है। तो लगभग परमाणु भार 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा कितनी दे रखी है? ये इसको सॉल्व कर लो, 114 113 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग परमाणु भार आ गया। अब 50% क्लोरीन दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया धातु का तुल्यांकी भार जो होगा वो क्या होगा? 100 ग्राम लोगे तो धातु 50 ग्राम होगा, अपॉन क्लोरीन का द्रव्यमान इंटू 35.5, यही बात होगी। तो ये लगभग आएगा 35.5 ही आएगा। तो अपन को मालूम है कि तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है लगभग परमाणु भार बटा संयोजकता। तो संयोजकता जो आएगी वो आ जाएगी लगभग परमाणु भार बटा तुल्यांकी भार, तो ये आ जाएगी 3। 3.2 भी आएगा तो उसे 3 कंसीडर करना है, क्यों? ये लगभग परमाणु भार था, इसलिए 114 तो आएगा ही नहीं ना परमाणु भार, ये तो लगभग परमाणु भार है। तो कितना लेना है? संयोजकता 3 लेनी है। अगर संयोजकता 3 आ गई तो अब एग्जैक्ट परमाणु भार जो आएगा वो कितना आएगा? एग्जैक्ट परमाणु भार इज इक्वल टू संयोजकता है 3 इंटू तुल्यांकी भार है 35.5, तो आ जाएगा 106.5। कितना आ जाएगा? 106.5 आ जाएगा।
106 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर बात, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ जाएगा 106.5 ग्राम। ठीक है बात, ये कैलकुलेट करने के तरीके हो गए किसको, ये अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए परमाणु भार ज्ञात करने के। ठीक है, आगे देखो, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। दो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उनको टैकल करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनेंगे और उनको कैसे टैकल करें वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी, कितने मोल की आवश्यकता होगी जो 2 मोल SnCl2 के द्वारा रंगहीन हो जाए, कलरलेस हो जाए। क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए। ऐसे टाइट्रेशन को रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। कैसे टाइट्रेशन बोलते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। मैं साइड में नाम लिखता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे बताऊंगा कि देखो इतने टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गए। इसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स अनुमापन। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। KMnO4 की SnCl2 के साथ कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये KMnO4 का ले लिया मैंने MnO4 माइनस प्लस SnCl2, ये ले लो, KMnO4 ले लो, पूरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तो रिएक्शन मालूम होना चाहिए, कौन सा मीडियम, कलरलेस बोला है। कलरलेस जो होता है वो Mn+2 होता है, मतलब MnCl2 होता है प्लस SnCl4 हो जाएगा। अब कलरलेस तो यही होता है MnCl2, तो इसका मतलब मीडियम कौन सा होना चाहिए था, एसिडिक। ठीक है, लगाओ कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SnCl2 होना चाहिए। बोलो, अगर इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर करने हैं तो करो। इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, ये मोल इनटू n फैक्टर, किसके, KMnO4 के। ये लो मोल इनटू n फैक्टर किसके, SnCl2 के। ठीक है बात, चलो, मोल इंटू n फैक्टर KMnO4 इज इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर किसके, SnCl2 के। मोल मेरे को कैलकुलेट करने, n फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 में 5 का, इज इक्वल टू इसके 2 मोल है, +2 से +4, ये लो 2, तो मोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5 मतलब 0.8 मोल। इसके 0.8 मोल चाहिए किसके, KMnO4 के। ठीक है बात, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए, एक मोल K2Cr2O7 के द्वारा कितने मोल फेरस ऑक्जेलेट का पूर्ण ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, एक मोल K2Cr2O7 के द्वारा कितने मोल फेरस ऑक्जेलेट का पूर्ण ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा K2Cr2O7 है, ये लो K2Cr2O7, फेरस ऑक्जेलेट होता है FeC2O4, एसिडिक मीडियम है, ये लीजिएगा एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है Cr+3 में। अब रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, अब यहाँ पे ये मैं पहले बता चुका हूं, या डी ब्लॉक की रिएक्शन से मैंने पहले भी बोला था, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। फेरस है तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो Fe+3 में, ऑक्जेलेट का किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाऊं, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ये दिमाग लगाओ,
इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। लगाओ, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, इसका मोल इनटू इसका n फैक्टर इज इक्वल टू मोल इनटू इसका n फैक्टर फेरस ऑक्जेलेट का। कितना मोल दे रखा K2Cr2O7 का? 1, n फैक्टर 6, प्लस 6 से 3 में गया, 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज, इज इक्वल टू इसका मोल कैलकुलेट करना है n फैक्टर, Fe प्लस 2 से गया प्लस 3 में, 1 का चेंज, प्लस ऑक्जेलेट की भी बारी है, प्लस 3 से गया प्लस 4 में, 1 का चेंज, ऑक्जेलेट में 2 कार्बन है तो 1 इंटू 2 ये आएगा, तो 6 इज इक्वल टू मोल इंटू आ गया 3, तो मोल ऑफ किसके? फेरस ऑक्जेलेट के कितने आ जाएंगे? 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितने मोल? 2 मोल। कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। बात आ रही समझ में? चले आगे। ये 2 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन का टाइप देखते जाइएगा आप। और देखो टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, 0.01 मोल KMnO4 को MnO2 में परिवर्तित करने के लिए 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलो करें इसको सॉल्व। मेरे को एक बात समझ में आ रहा है, KMnO4 है, ऑक्जेलिक एसिड है, मतलब H2C2O4 है, बेसिक मीडियम दे रखा है, तभी ऐसा हो रहा है MnO2, और ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2C2O4 बराबर होना चाहिए। यही तो बात होगी, इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। KMnO4 का मोल दे रखा 0.01, n फैक्टर कितना है? 3, इज इक्वल टू इसका 0.1 दे रखा है, n फैक्टर होता है 2 इंटू वॉल्यूम V, तो V इज इक्वल टू 0.03 डिवाइड बाई 2, ये आएगा लीटर में, ml में चाहिए मेरे को, तो 1000 का मल्टीप्लाई, जैसे 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150 ml। कितना आ जाएगा? 150 ml। ठीक है बात? चले आगे, बोलो। ये क्वेश्चन की ऑन डिमांड है। 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml के द्वारा FeSO4 के कितने द्रव्यमान को पूर्णतया ऑक्सीकृत किया जा सकता है? ठीक है, 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml द्वारा 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml द्वारा FeSO4 के कितने द्रव्यमान को पूर्णतया क्या किया जा सकता है? ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ये अपन से पूछा जा रहा है। कैसे करें टैकल? चलो लिखो रिएक्शन। मीडियम तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को ये बात तो समझ में आ रहा है, FeSO4 का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो अभी Fe+2 में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में। तो मेरे को ये तो समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट होना चाहिए।
बोलो हाँ या ना, होगा। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू वी। इधर आ गया इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4, तो इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी है 1, 20 ml है तो ये लो। मेरे को चाहिए क्या, द्रव्यमान, तो ये होता है द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार FeSO4 का, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार क्या होगा, भार बटा अणुभार बटा एन फैक्टर। अणुभार कितना है बोलो भैया, 152 अपॉन एन फैक्टर एक ही है, +2 से +3 में गया तो ठीक है, कितना हो गया 304, तो 3.04 ग्राम, कितना आ जाएगा 3.04 ग्राम। ठीक है, आगे बात करें। बोलो लिखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा ऑक्जेलिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से 5.6 लीटर CO2 NTP पर प्राप्त हो सके, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपको ऑन डिमांड क्वेश्चन मालूम चले कि हाँ क्वेश्चन की डिमांडिंग क्या है चल रही है। ठीक है, चलो देखिए इस क्वेश्चन को। अपन से ये क्वेश्चन पूछा गया, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा ऑक्जेलिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से 5.6 लीटर CO2 NTP पर क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं, K2Cr2O7 है, ऑक्जेलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम है, Cr+3 में कन्वर्ट होगा प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। ये तो बात होगी, बोलो यही तो बात होगी। अब इस बार मेरे से पूछा गया है कि CO2 का 5.6 लीटर क्या हुआ, CO2 NTP पर प्राप्त हुआ है। ठीक है बात, चलो अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि इस बार इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू किसके करना है, इक्विवेलेंस ऑफ CO2 के, किसके बराबर करना है, इक्विवेलेंस ऑफ CO2 के। अब आपको इसके इक्विवेलेंस क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। इसके इक्विवेलेंस क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। अपन को तो मास चाहिए, तो देखो कैसे लेके आओगे, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका भी आ जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर, यही बात हुई। ये तो आ गया किसका, K2Cr2O7 का, और ये आ जाएगा CO2 का। मेरे को मोल तो मालूम नहीं, इसके एन फैक्टर मालूम है 6 होगा। ठीक है, कि CO2 का मोल 5.6 लीटर है, डिवाइड बाई 22.4, 1/4 आ जाएगा, इंटू एन फैक्टर CO2 का। अब CO2 का चेक करना है तो मैं यहां से यहां देखूंगा, CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इधर +3 है, एन फैक्टर कितना आएगा 1, ये लो एन फैक्टर 1। CO2 का चेक करना है तो इधर से इधर चेक करोगे कि CO2 यहां से आया है, ऐसे आ रही बात समझ में, ये थोड़ा ध्यान रखना है CO2 के बारे में, तो 1 आएगा। तो अब इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मोल आ गया 1/4 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/24, ये मोल आ गया। तो मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोल, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है KMnO4 का, कितना होता है 294, कैलकुलेट कर लो।
12.25 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.25 ग्राम। समझ में आ रही है यहां तक बात? ये देखो ऑन डिमांड क्वेश्चन कैसा था, आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताओ कि इसका कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। इस बार CO2 दे रखा था, तो मैंने आपको क्वेश्चन में ये समझाया कि अगर इसका इक्विवेलेंस बराबर करना है तो CO2 अल्टीमेटली देखे COOH में कन्वर्ट होगा, इधर से देखे तब तो CO2 का इन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना था। चले आगे, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो भी है। 0.158 ग्राम हाइपोविलियन। हाइपोविलियन मालूम है ना क्या है? हाइपोविलियन मालूम है? Na2S2O3 के क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में ऑक्सीकरण के लिए 0.1 m KMnO4 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी, यह पूछा गया। ठीक है बात? अब सुने बात, पहले आपको रिएक्शन का आइडिया रहे। क्षारीय माध्यम है तो KMnO4 प्लस हाइपो सॉल्यूशन है Na2S2O3। कल N फैक्टर समझा रहा था, उस समय समझाया था KMnO4 बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है और S2O3 -2 जो होता है वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बस यही काम आपको, ये रिएक्शन अगर किसी ने लिख दी तो काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो टास्क है ना वो ये है, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। जिसने रिएक्शन लिख दी उसका काम हो गया। ठीक है, आगे सुने। ये दे रखा है, अब मैंने क्या किया, लगाओ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3। अच्छा, इसका इक्विवेलेंस क्या होगा? मोलारिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम, यही डिमांड में है। मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है, इज इक्वल टू इसका होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये लो मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.1 इंटू N फैक्टर बोलो, +7 से +4 में 3 इंटू वॉल्यूम इन लीटर आएगा। लो मास कितना दे रखा है, ये कि इक्विवेलेंट वेट अणुभार बटा N फैक्टर। N फैक्टर कितना होगा, ये है +3 में और इधर चल रहा है +6 में। कितने का चेंज आएगा? 3 का। कितने सल्फर है? 2, तो 6 का चेंज आएगा। 6 का चेंज आ गया, 6 इंटू 10⁻³ आएगा ही। तो लो V इन लीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा ये। अगर ये आया, एक मिनट भैया, एक मिनट, ये +2 में 6 में तो 4 का चेंज आया, 8 का होगा, ये होगा 8 होगा, सॉरी 8 होगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8/3 इंटू 10⁻² लीटर आया। तो वॉल्यूम इन ml चाहिएगा, तो 8/3 इंटू ये इंटू 1000, तो 80/3 आएगा, अप्रोक्सीमेट 27 ml आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 27 ml आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ये रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए। ठीक है बात? चलू आगे, चले बात आगे, चलो और देखो क्वेश्चन। और देखिए
अब जो आप एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हो ना, एक तो रेडॉक्स हो गया, ये लो रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें एक अम्ल दे रखा होता है, एक क्षार दे रखा होता है, उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है 0.3 m H2SO4 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, NaOH का, ऐसा ले लो 0.1 m NaOH का कितना आयतन आवश्यक होगा, कितना आयतन आवश्यक होगा। ये एसिड और बेस रिएक्शन हो गई तो इसको एसिड बेस टाइट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बेस टाइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये H2SO4 हो गया प्लस NaOH हो गया, तो Na2SO4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को एक चीज मालूम है, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH आएगा। कर दो बराबर। H2SO4 एसिड की तरह काम आ रहा है तो n फैक्टर हो गया 2। ठीक है, अच्छा ये काम करो, इसका ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिटेल भूल गया। 200 ml के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, तो इक्विवेलेंट होता है मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। 200 ml में रखा है आपने, है ना, तो इधर भी वॉल्यूम ml में ही आएगा। फिर तो n फैक्टर एक ही हुआ, NaOH का n फैक्टर एक ही हुआ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 200, 1200 ml, बोले तो 1.2 लीटर। क्या आ जाएगा? 1.2 लीटर। ठीक है, सिमिलर वे में एसिड बेस का और एक क्वेश्चन देख लो। अगर अपन ऐसा पूछ ले, अगर अपन से ऐसा पूछ ले 0.45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए NaOH का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, ऐसा पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? एसिड बेस की रिएक्शन है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। इक्विवेलेंस इस बार द्रव्यमान दे रखा है तो क्या लगाऊं? भार बटा तुल्यांकी भार, और इसका भी क्या लिखूं? भार बटा तुल्यांकी भार, क्यों द्रव्यमान पूछा जा रहा है। 0.45 ग्राम अपॉन तुल्यांकी भार मैंने पहले लिखा चुका हूं, 45 होता है। इसका द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, x अपॉन तुल्यांकी भार NaOH का 40 होता है, तो x बराबर 0.01 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो कितना होगा? 0.4 ग्राम ही आएगा। NaOH का कितना ग्राम चाहिएगा? 0.4 ग्राम चाहिएगा। तो मैंने दो टाइप के टाइट्रेशन करवा दिए, रेडॉक्स और एसिड बेस। 2-3 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की। डबल टाइट्रेशन की अपन बात नहीं करेंगे, ना वो अपने सिलेबस में है और ना उसके अपन को क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर रेडॉक्स हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन में समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी लगेगा, जो रेडॉक्स में किया था ना वही है, बस उसमें आयोडीन आएगा, इसलिए उसका नाम क्या है? आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक। एक तो वो करवाना मेरे को, और एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी बात करेंगे कि एलिमेंट का जो है वो एस्टिमेशन कैसे करना है। उसमें एक तो नाइट्रोजन का आ जाएगा, और उसके अलावा जो है वो सल्फर का या फिर हेलोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, इनका एस्टिमेशन करना है। तो इनसे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन वो, और 2-3 क्वेश्चन कल 10 क्वेश्चन करवा के अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।